Hello everyone, welcome again. Today I am going to talk about the web series Loki season 1 and episode 2. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट. इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गॉड ऑफ मिस्chief यानी कि शरारतों का देवता लोकी अब समय रक्षकों की कस्टडी में आ चुका था और वहीं पर मोबियस ने उसे एक काम दिया था, एक भगोड़े को पकड़ने का. वो भगोड़ा और कोई नहीं बल्कि वह लोकी का ही एक रूप था और इसी के साथ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है लोकेशन ऑस्कस विस्कॉन्सिन 1985 में. यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर वहाँ पर पहुँच चुका था और वहीं पर उसे पकड़ने के लिए 4 मिनट्समैन वहाँ पर पहुँचते हैं. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो धोखाधड़ी करने वाला वो भगोड़ा शख्स उन तीनों को बेहाल कर देता है. लेकिन वो उस समय उन 3 को ही जान से मार देता है और एक को अपने साथ ले जाता है. लेकिन अब वो किसे और क्यों लेकर गया है कहानी में हमें आगे पता चलेगा. इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है टीवीए के अंदर यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में. यहाँ पे लोकी को उस भगोड़े लोकी को पकड़ने के लिए यूज किया जा रहा होता है और यहीं पे हमें मोबियस और उन सब के बीच में बातचीत भी दिखाई जाती है जहाँ पर लोकी को वेरिएंट का एक जैकेट भी मिलता है. मैं बता दूं वेरिएंट वो होते हैं जो समय की शाश्वत रेखा का उल्लंघन करते हैं और उनमें मल्टीवर्स क्रिएट करते हैं. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लोकी ने अब टीवीए के लिए काम करना शुरू कर दिया है और जैसा कि अब सभी मिनट्समैन को पता चल चुका है कि 1985 की टाइमलाइन में समय रेखा के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है. यहाँ पे पहुँचने के बाद में उन सबको पता चलता है कि यहाँ पर 3 मिनट्समैन की जान गई है और 1 मिनट्समैन गायब है. और अब यहाँ पर लोकी अपना शरारती देवता वाला दिमाग यूज करता है और वो उन सबको बताता है कि अगर 3 मिनट के अंदर तुम सब यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम सभी की जाने जाएंगी, क्योंकि जिस शख्स ने ये जाल बिछाया था वो तुम सभी को जान से मारना चाहता है और बातों ही बातों के अंदर वो उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है जिससे कि समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है. अब मैं यहाँ पर आपके लिए दोनों पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि समय की शाश्वत रेखा वो होती है जो समय के बहाव को एक रास्ते पर चलाने का काम करती है. यदि अगर कोई बाहरी शख्स या फिर बाहरी आतंकी इस समय के साथ में छेड़खानी करता है तो वहाँ से एक नई टाइमलाइन बनना स्टार्ट कर जाती है और इसे ही समय की लाल रेखा को टच करना कहा जाता है. और इन मिनट्समैन का काम यही होता है, जब समय की कोई रेखा शाश्वत रेखा को छोड़कर लाल रेखा को टच करने लगे तो उसे टच करने से पहले उन्हें अपना एक डिवाइस उस जगह पर रखना होता है जिससे कि वो वापस से उस टाइम लाइन को अपने टाइम क्राइटेरिया के अंदर ला सके और सब कुछ जो जैसे पहले था वैसा हो सके. अब हालांकि ये काम दिया गया था लोकी को जिससे कि अब उसे अपनी काबिलियत उनके सामने रखनी थी, मगर इस काम में वो नाकामयाब साबित होता है और इस बात से वहाँ की अदालत की जो जज होती है वो मोबियस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है. वो कहती है कि तुमने इस पर विश्वास क्यों किया जबकि तुम जानते हो कि लोकी हमेशा धोखा देता है, तो तुमने उस पर विश्वास करने की जरूरत क्यों की. तो वहाँ पर मोबियस कहता है कि जो हमारे पास दुश्मन है उसकी ताकतों को आप कम आंक रही हैं, क्योंकि वो फ्यूचर से आने वाला ही कोई लोकी है जिसके पास असीमित ताकत है और उसे रोकने जितना दिमाग हमारे पास नहीं है. यदि उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो इस टाइम का केवल लोकी है. आप प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए. और काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद में फाइनली जज उसकी बात से एग्री कर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बस एक मौका और दूंगी. अगर इस मौके में तुमने उस बुरे लोकी को नहीं ढूंढा तो मैं इस वाले को तो डिलीट करूंगी ही करूंगी और साथ में तुमको भी इसकी सज़ा मिलेगी. और इस बात से एक मौका और मिल जाने के बाद में वो सीधा पहुंचता है लोकी के पास में और उससे पूछता है कि आखिर बुरे लोकी और तुम में डिफरेंस क्या है. तो यहाँ पे ये लोकी कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ज़्यादा स्मार्ट हूँ और साथ में मेरा दिमाग उस वाले से ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि मैं हर चीज़ को जानता हूँ, परखता हूँ और उसके बाद में रिजल्ट देता हूँ. और यहाँ पे मोबियस उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम कमज़ोर हो और जो सबको मार रहा है वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम अपने से ज़्यादा ताकतवर लोकी को कभी पकड़ नहीं सकते. वो उसे उकसाने लगता है. इस बात से लोकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. तब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस बुरे लोकी को पकड़ने में उसकी दिल से हेल्प करेगा. लेकिन मोबियस कहता है कि तुम तो अभी तक लोगों को चकमा देने में हैरान हो. तुम लोगों को 50 से ज़्यादा बार उनकी पीठ में खंजर भोंक चुके हो. इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं करोगे. तो वहाँ पर लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ मैं बुरा जरूर हूँ, मगर माँ कसम मैं इस बार तुम्हारा साथ जरूर दूंगा और बुरे लोकी को पकड़कर अपनी जो इमेज खराब हुई है मैं उसे वापस से ठीक करूँगा. और इसी के साथ में मोबियस उसे काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स की फाइल लाकर दे देता है ताकि उसको पढ़कर लोकी अपनी रिसर्च को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और साथ ही बुरे लोकी को पकड़ने में उसका साथ निभाए. और तभी उनको एक फ़ाइल मिलती है जिसका नाम होता है इवेंट्स क्यूरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड. उसे याद आता है कि वहाँ पर एक ऐसी फोर्स मौजूद था जिसका नाम था जीरो वेरिएंस एनर्जी. ये वही एनर्जी थी जो कि 1985 में विस्कॉन्सिन एरिया के अंदर डिटेक्ट हुई थी और ये सेम एनर्जी यहाँ पर भी डिटेक्ट हुई है. इसका मतलब ये था कि सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर जाकर जमा हो जाती है जहाँ पर एक प्रलय का आना तय होता है.
उसे याद आता है जब थॉर रैग्नारॉक के अंदर रैग्नारॉक एसगार्ड पर आया था, उसने एसगार्ड की सारी प्रजा और साथ ही सारी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया था। और इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ जो तय था, समय के अनुसार जो चीज़ होनी थी वो होकर रहेगी। इस बात को क्लियरिफाई करने के लिए वो सीधा पहुंच जाता है मोबियस के पास में, और वो बैठकर वहाँ पर लंच कर रहा था। तो लोकी उसका लंच लेकर उसके स्लेट के अंदर बहुत सारा नमक मिला देता है और ये उसे समझाता है कि मान लो इसके अंदर जो स्लेट है वो है एसगार्ड, और यहाँ पर तुम इसके अंदर हल्क को पटको और समझ लो ये नमक हल्क है और तुम यहाँ पर उसे पटक रहे हो, तो क्या ये सर्टर के थ्रू इस एसगार्ड का विनाश होना रुक जाएगा? नहीं। दरअसल लोकी यहाँ पर समझाना चाहता है कि अगर जो चीज़ होना तय है उसके पहले हम वहाँ पर कुछ भी करें वो बदलेगी नहीं। वो कहता है कि अगर प्रलय आनी है तो वह आकर रहेगी, वहाँ पर समय के साथ में ऊपर नीचे होने वाली किसी भी बदलाव को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो होकर रहेगा। और ये बात यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मोबियस को समझ में आने लगती है। तो मोबियस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो उससे कहता है कि हम एक ऐसी प्रलय वाली जगह पर जाएंगे जहाँ पर प्रलय का आना तय है और हमें इस बात का पता भी होगा, और हम वहाँ पर जाकर सिर्फ अपनी इस थ्योरी को चेक करेंगे, क्या वहाँ पर कोई वेरिएंट छुप सकता है जहाँ पर प्रलय आनी तय हो, इसकी गारंटी 100% हो। और इस बात से मोबियस और लोकी दोनों सीधा पहुँच जाते हैं पोम्पी इटली में, जिसका समय होता है 79 AD। और यहाँ पर इन्हें पहले से ही पता था कि थोड़ी देर के अंदर प्रलय आनी तय है, और ये दोनों भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचे होते हैं। और इनके यहाँ पे पहुँचने के बाद में समय की शाश्वत रेखा में कोई भी बदलाव नहीं होता, और तभी वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। इसका मतलब लोकी ने जो थ्योरी रखी थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि अगर कोई वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर प्रलय बस आने ही वाला है, तो पुलिस यानी कि मिनट्समैन को उनकी लोकेशन का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो वेरिएंट हम सबको मारकर या फिर नुकसान पहुंचाकर किस लोकेशन पर पहुंचा है। वहां पर वापस आ जाने के बाद में अब यहाँ पर मोबियस की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि एक टाइम पहले जब फ्रांस के अंदर एक ऐसे ही समय रेखा के बदलाव वाली जगह पर पहुंचे थे, मौकाए वारदात पर उन्हें एक च्युइंगम मिली थी। उस च्युइंगम का नाम था कैब्लुई ब्लूबेरी च्युइंगम, और जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये च्युइंगम तो 1945 से ईयर 2080 तक के बीच में बनाई जाती थी, वो भी अर्थ पर यानी कि गैलेक्सी के पृथ्वी ग्रह पर। और तब वो दोनों मिलकर 1945 से लेकर 2080 के बीच में पृथ्वी पर जितनी भी प्रलय आई होती है, अब चाहे वो भूकंप हो या फिर बादल से बिजली का कड़कना या फिर कोई सुनामी हो, वो दोनों मिलकर सभी पहलुओं पर कड़ी से कड़ी नज़र रखते हैं। और तभी वहाँ पर लोकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स एल्बामा सन 2050, और इसी बात की तहकीकात करने के लिए वो वहाँ पर वेरिएंट है या नहीं। अब ये पूरी टीम एल्बामा में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन सभी के तैयार हो जाने के बाद में हंटर B-15 उन सभी को बताती है कि हमारा जिससे सामना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो हर वक्त अपना रूप बदल सकता है और किसी को भी अपने बस में कर सकता है। सतर्क रहना, तैयार रहना और लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहना। और लोकी कहता है कि मुझे भी कोई हथियार मिलेगा, पर B-15 उसे हथियार देने से मना कर देती है। और उसके बाद में अब वो पहुंच जाते हैं हेवन हिल्स एल्बामा 2050 की टाइमलाइन में, जहां पर सभी पहुंचते हैं रॉकस्टार्ट स्टोर में। वो स्टोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक अ शॉपिंग मॉल, और वहाँ पर हर कोई अलग डायरेक्शन में जाकर उस बुरे लोकी को ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी लोकी के सामने वो बुरा लोकी आ जाता है। वो उससे बातचीत करता है, वो उससे कहता है कि आखिर तुम बुरे क्यों हो और चाहते क्या हो, और इन सब चीज़ों को करने के पीछे तुम्हारा मेन रीज़न क्या है। तो वो वहाँ पर हंसने लगता है और एक के बाद एक रूप चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा है, तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगे। तो लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मगर मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, और एक टाइम पर मैं इन समय रक्षकों को अपने वश में कर कर उनकी गद्दी छीन लूँगा, और इसके बाद में मैं जब खुद समय रक्षक बन जाऊँगा तो पूरी गैलेक्सी पर मेरा राज होगा और मुझे एक सेनापति की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना वो सेनापति तुम बन जाओ। लेकिन उन बातों से उस बुरे लोकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो खुद उन सभी का टाइम वेस्ट कर रहा था। और यहाँ पे इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है। जब भी वह लोकी किसी भी मिनटमैन को मारता था तो वह उनका टाइम डिवाइस चुरा कर अपने साथ ले आता था, और यहाँ पर अब उसने इन 50 से ज़्यादा टाइम डिवाइस को एक साथ अनलॉक कर दिया था, जिससे कि समय की शाश्वत रेखा 50 से ज़्यादा भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि शाश्वत रेखा अब बेकाबू होने लगती है। इसे देखकर हर कोई हक्का बक्का हो जाता है, और वहाँ पर अब बुरा लोकी अपनी असली फेस रिवील करता है, जो कि और कोई नहीं, एक फीमेल लोकी होती है।
अब हालांकि लोकी वहाँ पर उसे पकड़ना तो चाहता था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये सब वो क्यों कर रही है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है और वो फीमेल लोकी कैसे हो सकती है। और इसी बात को जानने के लिए वो उसके पीछे निकल जाता है और वहीं पर जब उसका पीछा करते हुए मोबियस पहुंचता है तब तक वो वहां से निकल चुका होता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, क्या होगा अगले एपिसोड में जब पता चलेगा कि आखिर ये फीमेल लोकी इन सब मिनट्समैन को क्यों मार रही थी और मेल लोकी फीमेल लोकी में कैसे बदल गया। आखिर इन सभी मिनट्समैन को बुलाने का, समय की शाश्वत रेखा को डिवाइड करने का रीज़न क्या होता है। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आपको अगले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।